गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हम एनसीईआरटी की भूगोल की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें क्लास 9 की बुक ख़त्म कर लिया। अब हम क्लास 10 की भूगोल पढ़ेंगे। इस किताब का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। आज इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम संसाधन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन और संसाधन का संरक्षण कैसे करें इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले संसाधन क्या होता है इसे समझते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और साथ ही साथ वह आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं संसाधन कहेंगे। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं और हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो ये पेट्रोल हमारे लिए संसाधन हुआ और गाड़ी भी संसाधन है। इसी तरह उद्योग को चलाने के लिए कोयला का प्रयोग करते हैं तो ये भी संसाधन है। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर ज़मीन के अंदर पेट्रोल या कोयला का पता चलता है, लेकिन उसे निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, तो इसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। यानी संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आर्थिक रूप से संभव का अर्थ है कि मान लीजिए कहीं पर हमें ज़मीन के अंदर सोना या कोई बहुमूल्य पत्थर मिला और उसको निकालने के लिए काफ़ी पैसा लग गया, लगभग 50 लाख, लेकिन जब उसे बेचने के लिए गए तो 30 लाख ही मिला, तो इससे आर्थिक नुकसान हो गया। इससे हमारे या सरकार का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि आर्थिक नुकसान हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधन के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह आर्थिक रूप से संभव है या नहीं। इसी तरह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, इसका मतलब यह हुआ कि किसी ऐसे स्थान पर जहाँ धार्मिक स्थल हो या वृद्धाश्रम हो और वहाँ पर किसी संसाधन के बारे में पता चलता है तो उसे निकालने के लिए उसे उस स्थान से हटाना होगा। इससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अगर उस स्थान में रहने वाले सभी लोग बातचीत के द्वारा सभी लोग मिलजुल कर अपने भलाई के लिए अगर उसे निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे ही सांस्कृतिक रूप से मान्य कहेंगे। संसाधन मानवीय क्रियाओं का नतीजा है, यानी मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में बदलते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। मनुष्य अपने हाथों का इस्तेमाल कर करके अपना फ़ायदा स्वयं पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो वह लिखने में अपने हाथों का और पढ़ाने में अपने मुंह का प्रयोग करते हैं, जिससे छात्रों का फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ शिक्षक का भी कुछ पैसा मिल जाते हैं, जिससे उनका खुद का फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य एक संसाधन हुआ। इस इमेज को देखिए, इसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मानव लिखा है और यहाँ पर पर्यावरण लिखा है, यानी मानव पर्यावरण में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं और उसके लिए वह कई तरह के नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी करते हैं, जिससे पर्यावरण में मौजूद संसाधन का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल हो सके। जैसे ज़मीन के अंदर पेट्रोल है, लेकिन उसको निकालने के लिए अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है तब तक वह कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मानव ने अपने टेक्निक से उसे बाहर निकालना सीख लिया और उसे अपने आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करने लगे तो यह संसाधन कहलाने लगा। इसके बाद इन सभी संसाधनों का और अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए मनुष्य कई संस्थाएं बनाता है और इन संस्थानों में संसाधनों का विकास का कार्य होता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच एक दूसरे का गहरा संबंध है। अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। आमतौर पर संसाधन को 2 भाग में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन यानी जो हमें प्राकृतिक से या भगवान ने दिया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। हवा हमेशा बहती रहती है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य अपने उद्योग में किसी वस्तु को बनाता है तो उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे, जैसे पेन, कॉपी, मशीन आदि। अब हम संसाधन को किन किन आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें जैव और अजैव संसाधन आते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। इसके अंदर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन आते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को शामिल किया गया है। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। इसके अंदर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष जैसे संसाधन आते हैं। अब हम इन सभी संसाधनों के प्रकार के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति यानी ओरिजिन या जन्म के आधार पर इसे बांटते हैं। ये जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले जैव संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जिसे जीव मंडल से हासिल की जाती है और जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात और पशुधन आदि। पौधों से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं और पशुओं से दूध, अंडा हमें मिलता है। अब अजैव संसाधन, वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं यानी जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं। अब हम समाप्यता के आधार पर संसाधन को समझते हैं। समाप्यता का अर्थ होता है लिमिट, यानी अगर हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं या करते हैं तो उसकी लिमिट कितनी होगी। क्या वह संसाधन कभी ख़त्म होंगे या वह कभी ख़त्म ना होंगे। इसमें पहला प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन जीवन आदि। ये सभी ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। ये असीमित होते हैं। अब इसमें दूसरा आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय होते हैं और कुछ अचक्रीय होते हैं, जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, इनको हम दोबारा इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। इसी तरह कोयला, पेट्रोलियम अचक्रीय हैं। अगर हम इनका एक बार इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, हम इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को अगर हम जलाते हैं तो ये राख बन जाता है और इसे हम दोबारा नहीं जला सकते हैं। इसी तरह अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डालकर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसे हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार को जानेंगे। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिकाना हक या अधिकार, यानी जो संसाधन है उस पर किसका अधिकार होगा या है। इसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और दूसरे जायदाद के मालिक होते हैं। निजी स्वामित्व के उदाहरण बाग, चरागाह, कुआं आदि। अब दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति हाथ में न होकर समुदाय के सभी सदस्यों के उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव का तालाब, शमशान भूमि, शहरी क्षेत्रों में पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, पार्क आदि। ये सभी ऐसे संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल समुदाय के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जिन पर किसी देश के सरकार का अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं,
ये तो देश के सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के फ़ायदे के लिए ले सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत खेतों में बनी होती हैं। अगर किसी की अपनी ज़मीन में खोदाई के दौरान पेट्रोल निकल आता है तो सरकार उस ज़मीन को अपने अधिकार या अपने कब्जे में ले लेगी। जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र और उसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। साहिल किनारा या तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में 200 समुद्री मील या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर का तलहटी है। वहाँ पर मैंगनीज ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को खुदाई करने का अधिकार भारत सरकार को है। इस इमेज के द्वारा समुद्री मील को समझते हैं। जिस तरह हम दूरी को नापने के लिए मीटर और किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह समुद्री दूरी को नापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में नॉटिकल माइल्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी संसाधन है वे राष्ट्रीय संसाधन है। यानी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से अगर तटरेखा शुरू होता है तो ये 12 माइल समुद्री मील यानी यहाँ तक जो भी होगा वह भारत का संसाधन होगा या भारत का एरिया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई समुद्री जहाज आता है तो भारत का अधिकार है कि वे उसे मार गिरा सकता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक देखिए 200 समुद्री मील तक भारत का जो अधिकार है। लेकिन अगर कोई विदेशी जहाज इस एरिया में आता है तो भारत उसे कुछ नहीं कर सकता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति की भी ज़रूरत होती है। अब ये समुद्री मील्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला संभावित संसाधन आता है। संभावित संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो किसी एरिया या प्रदेश में हैं परंतु उनका उपयोग सही से नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर भारत के राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वे या सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसके उपयोग की गुणवत्ता की भी मालूम कर लिया गया है और साथ ही साथ इसकी मात्रा को भी निर्धारित की जा चुकी है। इसे विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास टेक्नोलॉजी और संभाव्यता पर निर्भर करता है, यानी संसाधन भी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी। अब हम भंडार के बारे में जानेंगे। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो पर्यावरण में मौजूद हैं और जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है जिससे हम उस तक पहुँच नहीं पाते हैं। इनको भंडार में शामिल किया गया है। जैसे पानी 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह ऊर्जा का खास स्रोत या जरिया बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। अब हम संचित कोष को जानेंगे। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका इस्तेमाल भविष्य में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों का जल को विद्युत पैदा करने के लिए किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग हम सीमित पैमाने पर ही कर रहे हैं, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
इसी तरह बांधों में जल, वन, संचित कोष हैं जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में कर सकते हैं। हमने संसाधन के सभी प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम संसाधनों के विकास के बारे में जानेंगे। मनुष्य को जीवन गुजारने के लिए जिस प्रकार संसाधन बहुत जरूरी है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी संसाधन महत्वपूर्ण है। लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं हो गई हैं। जैसे नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का नुकसान हुआ है। नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ लोगों के पास आ गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब 2 तबकों में बढ़ गया है। किसी के पास बहुत संसाधन है और किसी के पास कुछ भी संसाधन नहीं है। नंबर 3, संसाधनों का अधिक से अधिक खोदाई होने लगा, जिससे कई संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। यानी जब संसाधनों का खनन या खोदाई होता है तो भूमि का एक बड़ा हिस्सा खनन में चला जाता है, जिससे वहाँ पर के आसपास की ज़मीन खराब हो जाती है। अगर हम संसाधनों का अति उपयोग करेंगे तो हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं बच पाएगा। संसाधनों का अति दोहन से पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों को उपयोग के लिए योजना बनाना जरूरी है। लोगों को ये बात समझ में आने लगी और इसके लिए लोग बैठक करने लगे। बहुत सारी मीटिंग की गई। सभी देश अपने अपने तौर पर मीटिंग करने लगे कि हम लोग कम से कम CO2 गैस का इस्तेमाल करेंगे, वनों को बिना ज़रूरत नहीं काटेंगे। इन सब योजनाओं में एक सतत पोषणीय विकास अमल में आया। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन इसमें पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। इसका पहला सम्मेलन दक्षिणी अमेरिका के एक शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाने का खास उद्देश्य था। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को भी स्वीकृति मिला था। यह एक घोषणा और कार्यसूची थी। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा मीटिंग ठीक 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 5 सालों में जो भी काम हुआ है इसका निरीक्षण या सर्वे करना था। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका के जोहान्सबर्ग में तृतीय सम्मेलन हुआ, जो 2002 में संपन्न हुआ। ये सभी सम्मेलन पृथ्वी को बचाने के लिए हो रहे थे। जो इतने प्रदूषण हो रहे हैं और इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब से अपनी पृथ्वी को बचाया जा सके। अब हम संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे। संसाधनों को अक्लमंदी से उपयोग में लाने के लिए नियोजन यानी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हमारे देश भारत में कहीं पर बहुत अधिक संसाधन है तो कहीं पर संसाधनों की बहुत कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले का काफ़ी भंडार है और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिक विकास की कमी है। इसी तरह राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ जल संसाधन की कमी है। इसलिए हमारे देश भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय तौर पर संतुलित संसाधन नियोजन की ज़रूरत है। भारत में संसाधन नियोजन के लिए हमें सबसे पहले विभिन्न प्रदेशों में संसाधन पाए जाते हैं उनका पहचान करना चाहिए और उनकी तालिका बनाना चाहिए। उसके बाद इसका मानचित्र बनाना चाहिए और साथ ही साथ संसाधन की गुण और मात्रा का भी अनुमान लगाना चाहिए और इसका फिर मापन करना चाहिए। नंबर 2, नए नए टेक्निक, कौशल और संस्थागत प्लानिंग ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक संसाधन विकास योजनाएं लागू किया जा सके। नंबर 3, राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच एक तालमेल स्थापित करना चाहिए, यानी दोनों अपनी बातचीत और समझ बूझ से काम करें। नंबर 4, हमारे देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन में धनी हैं पर आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में शुमार होते हैं। इसके उल्टा
कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों की मदद करना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हम सभी को मालूम है कि उपनिवेश काल यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे देश में बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी ना था और अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी। इसलिए उन्होंने हमारे देश में संसाधन का खूब शोषण किया और उस पर अपना अधिकार जमाया। इसलिए संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास के लिए तभी योगदान दे सकता है जब उसके पास टेक्नोलॉजी का विकास, मानव संसाधन की गुणवत्ता और संस्थागत अनुभव भी हो। अब हम संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे इसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि संसाधन सभी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर हम इनका उपयोग अंधाधुंध करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण या बचाव जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। नंबर 1, संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों को खोदाई या खनन ना करें। नंबर 2, सतत पोषणीय विकास का अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी बची रहे और हमारी पृथ्वी के किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नंबर 3, लालची अस्वार्थी व्यक्तियों से संसाधन को बचाना ज़रूरी है। नंबर 4, अगर हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गए हैं तो इसका उपयोग सही तरीके से संसाधन को निकालने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि संसाधनों को नुकसान करें। आज हमने संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का विकास कैसे करें इसके बारे में जाना, संसाधन का नियोजन किस प्रकार करें और साथ ही साथ हमें संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। अगर इस टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, या अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।